नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, टेली कॉन्फ्रेंसिंग पद्धति से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में दो या दो से अधिक दूर बैठे व्यक्ति अपनी इच्छित विषय वस्तु से संबंधित चर्चा परिचर्चा में भाग ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, दूसरों की बात सुन सकते हैं, उन पर तत्काल अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव या अभिमत प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह दूरवर्ती शिक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम है। देखिए दोस्तों, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? जैसे हम लोग व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ जुड़कर साथ में बातचीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार टेली कॉन्फ्रेंसिंग में दूर दूर बैठे व्यक्ति जो 1000 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर कितने भी किलोमीटर दूर बैठे हो, वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक साथ जुड़ते हैं। चाहे वह दो व्यक्ति हो या दो से अधिक व्यक्ति हो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ जुड़ते हैं, साथ में बैठकर किसी भी विषय वस्तु से संबंधित चर्चा पर चर्चा करते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, सामने वाला उसे सुनता है, वह अपनी बात कहता है और इधर वाला व्यक्ति बैठकर सुनता है। दोस्तों, यह दूरवर्ती शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम है, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति आपस में एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यह लघु पाठ अवधि तथा लघु पाठ सामग्री से शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यह अवधारणा है कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसे सरल से सरल प्रक्रिया में विभाजित किया जा सकता है और सरलतम प्रक्रियाओं की सहायता से वांछित कौशल को विकास किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, डॉक्टर D.W. एलिन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक निर्देशित शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण किसी दशा में आकार एवं समय में सूक्ष्म शिक्षण परिस्थिति है। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण दोस्तों यह कक्षा के पाठ को लघु रूप देता है। यानी कि जब आप शिक्षक बनने जाते हैं, शिक्षक बनने से पहले आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इस प्रशिक्षण में आपको सूक्ष्म शिक्षण विधि के द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में पहले 5-10 छात्र अध्यापक होते हैं जो आप ही के कक्षा के होते हैं और आप उनके सामने पढ़ाते हैं। जब आप पढ़ाते हैं तो जो आप त्रुटियां करते हैं वही छात्र अध्यापक आपके बारे में बताते हैं कि आप यहाँ पर त्रुटियां कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आप अपनी पाठ योजना में सूक्ष्म शिक्षण विधि में सुधार लाते हैं। ठीक उसी प्रकार तब आप अपनी गलतियों को सुधार करते हुए शिक्षक बन पाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं दीजिए। प्रोफेसर नरेंद्र वैद्य के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण व सूचना पदीय शिक्षण स्थितियां हैं जहां वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिल परिस्थितियां कम हो जाती हैं। इसके साथ ही शिक्षण अभ्यास की तुलना में पृष्ठपोषण की मात्रा बढ़ जाती है। पृष्ठपोषण का मतलब होता है पुनर्बलन। क्लिफ्ट के अनुसार देखिए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह विधि है जिससे शिक्षण की परिस्थितियों को सरल किया जाता है और शिक्षण व्यवहार के किसी एक विशेष कौशल के अभ्यास से जोड़ दिया जाता है। यह अभ्यास छोटे आकार के कक्षा में अल्प समय में किया जाता है। दोस्तों, यह अभ्यास छोटे कक्षा में अल्प समय में किया जाता है, यानी कि बहुत कम से कम समय में किया जाता है। और दोस्तों, NCERT के अनुसार जो सूक्ष्म शिक्षण का समय है वह 36 मिनट है, क्योंकि अभी अगली बार टेट के एग्जाम में पूछा था कि NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का समय क्या है। और दोस्तों, ऐसा नहीं पूछा था कि NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का समय क्या है। उन्होंने पूछा था कि सूक्ष्म शिक्षण का समय क्या है। तो कई विद्यालयों में विश्वविद्यालयों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का समय 40 से 45 मिनट बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो आयोग ने उत्तर सही माना था वह NCERT के अनुसार माना था कि सूक्ष्म शिक्षण का समय 36 मिनट होता है। और दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का लघु रूप होता है। इसमें विद्यार्थी पहले प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद वह कक्षा में पढ़ाने जाते हैं बच्चों के सामने।
अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं बताइए। उत्तर है सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व को सूक्ष्म रूप दिया जाता है, यानी कि शिक्षण के तत्व को सीखने से पहले से सूक्ष्म रूप, लघु रूप दिया जाता है। दूसरा है यह व्यक्ति प्रशिक्षण की विधि है, यानी कि यह शिक्षक बनने से पहले प्रशिक्षण की विधि है सूक्ष्म शिक्षण। तीसरा पॉइंट है यह ऐसा वास्तविक शिक्षण है जो केंद्र बिंदु प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशल का विकास करता है, यानी कि दोस्तों जो केंद्र बिंदु होता है वह विद्यार्थी होते हैं, जो छात्राध्यापक होते हैं, जो सूक्ष्म शिक्षण करके शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं, यानी शिक्षक बनने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। चौथा पॉइंट है कक्षा के आकार को छोटा कर दिया जाता है, अर्थात मात्र 5 से 10 छात्र ही रखे जाते हैं, यानी कि जब कक्षा का आकार छोटा कर दिया जाएगा, जो छात्राध्यापक होंगे वह आप ही के कक्षक होंगे, तो उनके सामने आपको पढ़ाना होता है सूक्ष्म शिक्षण में। अगला प्रश्न है भाषा प्रयोगशाला का क्या अभिप्राय है। उत्तर है भाषा प्रयोगशाला एक विशेष कक्षा होता है जो विविध दृश्य श्रव्य उपकरणों से युक्त होता है। सामान्यतः एक भाषा प्रयोगशाला 4, 6, 8, 32 टेप रिकॉर्डर का एक क्रमिक व्यवस्थित संयोजन होता है, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी भाषा अध्ययन के लिए विविध तरह के अभ्यास करते हुए भाषा सीखते हैं। भाषा प्रयोगशाला में प्रयोगार्थ पाठ रिकॉर्ड करने के लिए पास ही साउंड प्रूफ स्टूडियो का एक छोटा सा कक्ष एवं यंत्रों, टेप रिकॉर्डर आदि की मरम्मत हेतु छोटा सा कमरा भी होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों भाषा प्रयोगशाला क्या है। देखिए यह एक कमरा हो गया, यहाँ पर 4, 6, 8, 10, 32 टेप रिकॉर्डर रख दिए जाते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं पहले इस प्रयोगशाला में जाते हैं, अपनी जो विषय वस्तु होते हैं वो पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके अपने ही विषय वस्तु को सुनते हैं। जब सुनते हैं, देखिए जब आप कोई भी विषय वस्तु रिकॉर्ड करते हैं फिर आप सुनते हैं तो देखते हैं कि आप में, आपके आवाज़ में, आपके बोलने के ढंग में बहुत सारी त्रुटियां पाई जाती हैं। जब यह विद्यार्थी कई बार यह रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं, अपनी त्रुटियों को पकड़ते हैं तो उस त्रुटि को वह सुधार करने का प्रयास करते हैं और सुधार करते हैं। यही भाषा प्रयोगशाला होता है। भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक भी वह अपना सुझाव देते हैं, शिक्षक भी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, जो त्रुटियां होती हैं उससे दूर करते हैं। और दोस्तों भाषा प्रयोगशाला में श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों रखे जाते हैं, प्रोजेक्टर भी रखे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने शैक्षिक तकनीकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है दोस्तों देखिए यहाँ पर शैक्षिक तकनीकी हो जाएगा शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है। शैक्षिक तकनीकी 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और तकनीकी। शिक्षा क्या है? शिक्षा एवं तकनीकी परस्पर घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों में शोधन परिमार्जन कर उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाती है, जबकि तकनीकी मूल प्रवृत्तियों में शोधन और परिमार्जन कर उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए दिशा निर्देश, प्रक्रिया प्रणाली, ढंग या विधि प्रदान करती है। अतः शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है शिक्षा के अलग अलग भागों में एक बार ऐसा भी हो सकता है जिसमें मशीनों का प्रयोग हो। देखिए दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम जिस तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं उसे हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं मशीनों को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। दोस्तों शैक्षिक तकनीकी उसे कहते हैं हम शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सी युक्ति लगाएं, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, ताकि छात्र सरल से सरल माध्यम से सीख सके, जल्द से जल्द वह सीख सके। अगला प्रश्न है आपके सामने शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं बताइए। देखिए दोस्तों शैक्षिक तकनीकी विभिन्न परिभाषाओं से तथा शिक्षार्थियों की विश्लेषण से शैक्षिक तकनीकी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शैक्षिक तकनीकी शिक्षा शास्त्र का अंग है। दूसरा है विज्ञान एवं सुसंगठित ज्ञान शैक्षिक तकनीकी का आधार है। विज्ञान एवं सुसंगठित ज्ञान शैक्षिक तकनीकी का आधार है। तीसरा पॉइंट है यह शिक्षा विज्ञान तथा शिक्षा कला की देन है। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों शैक्षिक तकनीकी के क्या उद्देश्य हैं। उत्तर है शैक्षिक तकनीकी एक बृहद विषय है। देखिए दोस्तों शैक्षिक तकनीकी एक बृहद विषय है, इसके माध्यम से शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शैक्षिक तकनीकी के मुख्य उद्देश्य अधोलिखित हैं। शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना, व्यवहारिक रूप से परिभाषित कर उन्हें लिखना शैक्षिक तकनीकी का पहला उद्देश्य है। दूसरा है निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समुचित व्यूह चुनाव का चयन करना।
तीसरा उद्देश्य है शैक्षिक तकनीकी का निर्धारित उद्देश्यों के प्रयोग के पश्चात उनका मूल्यांकन करना, यानी कि जो हम निर्धारित उद्देश्य जो हम उद्देश्य बनाएंगे फिर उसका प्रयोग करेंगे, फिर उसके पश्चात हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा हाँ हमारी जो उद्देश्य है, जो हमारी शिक्षा तकनीकी है वह सही है कि गलत है। चौथा पॉइंट है विषय वस्तु का विश्लेषण कर तत्वों को क्रमबद्ध रूप से प्रदान करना, यानी कि विषय वस्तु जो होगा पहले उसका विश्लेषण करेंगे, उसके तत्वों को एक व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित करके हम उसे सुसंगठित करेंगे। अगला प्रश्न है बहु इंद्रिय अनुदेशन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इस प्रत्यय का विकास एडगर डेल ने किया। इस प्रकार के अनुदेशन से सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे छात्र अनुभव करते हैं और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। क्रियाओं तथा अनुभव के जो व्यवहार परिवर्तन होते हैं उसे अधिगम कहते हैं। देखिए दोस्तों, बहु इंद्रिय अनुदेशन में पहले समस्याओं को उत्पन्न किया जाता है, फिर समस्याओं के समाधान करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न है बहु इंद्रिय अनुदेशन के प्रकार बताइए। उत्तर है बहु इंद्रिय अनुदेशन में 2 से अधिक इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। बच्चों की इंद्रियां उनके अनुभवों का स्रोत होती हैं। मानसिक स्तर पर सूचना इंद्रियों द्वारा पहुंचती है। इन सूचनाओं की व्यवस्था को अनुभव कहते हैं। इंद्रिय अनुदेशन को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। देखिए दोस्तों, बहु इंद्रिय में मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। उसमें से 2 या 2 से अधिक इंद्रियां होती हैं जो किसी भी कार्य को सीखने के लिए वह सक्रिय होती है। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से जो बालक होता है वह अनुभव प्राप्त करता है और इन्हीं अनुभवों के आधार पर वह किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, अधिगम करता है, सीखता है। और दोस्तों देखिए, जो इंद्रिय अनुदेशन को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए 3 भाग हैं, एकल इंद्रिय अनुदेशन, द्विइंद्रिय अनुदेशन और बहु इंद्रिय अनुदेशन, यानी किसी भी हम समस्या को 1 इंद्रिय से, 2 इंद्रिय से, बहु इंद्रिय से हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है बहु इंद्रिय अनुदेशन का क्या उपयोग है। देखिए दोस्तों, बहु इंद्रिय अनुदेशन का उपयोग उच्च स्तरीय शिक्षण तथा अनुदेशन में किया जाता है। इसका प्रयोग से छात्रों को पाठ्यवस्तु का स्वामित्व प्राप्त होता है। छात्र इसमें अपनी विचार शक्ति का प्रयोग कर अपने तर्क, कल्पना, रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करते हैं। यही उसकी वास्तविक शिक्षा है जो उसे जीवन, समाज, अन्य समस्याओं के साथ समायोजन कराती है। दोस्तों देखिए, जो बहु इंद्रिय अनुदेशन होता है यह उच्च लेवल के छात्रों के लिए होता है। उच्च लेवल के जो छात्र होते हैं वह कल्पनाशील होते हैं, यानी कि वह बहुत सारी इंद्रियों का प्रयोग करना अपना जान जाते हैं, अनुभवशील होते हैं, तर्कशील होते हैं, यानी कि तो वह तर्क कर सकते हैं, वितर्क कर सकते हैं, किसी भी समस्या का वह समाधान कर सकते हैं। इसमें बहु इंद्रिय अनुदेशन का मतलब यही होता है। अगला प्रश्न है रेखी तथा साखी अभिक्रमित अधिगम में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखी तथा साखी अभिक्रमित अधिगम में अंतर। देखिए दोस्तों, एक तरफ रेखी अभिक्रमित अधिगम है, दूसरी तरफ साखी अभिक्रमित अधिगम है। पहला है इसमें प्रत्येक पद की संतुष्टि पर पुनर्बलन दिया जाता है। रेखी अभिक्रमित अधिगम में प्रत्येक पद की संतुष्टि पर पुनर्बलन दिया जाता है, यानी फीडबैक दिया जाता है। दूसरा है साखी अभिक्रमित अधिगम में इसमें उपचारात्मक निर्देश दिया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें बार बार गलतियां करने के पश्चात सीखने वाला लक्ष्य तक पहुंचता है। रेखी अभिक्रमित अधिगम में और साखी अभिक्रमित अधिगम में गलतियां का मौका ही नहीं आता, वर्ण संभावित त्रुटियों के आधार पर ही ढांचे का निर्माण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें बच्चों में अधिक रुचिकर नहीं होता है। रेखी अभिक्रमित अधिगम, साखी अभिक्रमित अधिगम बच्चों में अधिक रुचिकर होता है। रेखी अभिक्रमित अधिगम BF स्किनर प्रतिपादक हैं, साखी अभिक्रमित अधिगम नॉर्मन क्राउडर इसके प्रतिपादक हैं।